नमस्कार, मैं विजय। आज कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शख्सियत के साथ जो माना जाता है कि अपने आप में एक ऐसी दुनिया रखते हैं जिनको सबको देखने और समझने और सुनने की ज़रूरत है। एक साधारण इंसान से एक शिक्षाविद की तरफ जाना और बीच में योग गुरु महर्षि महेश जी के साथ का अपना सानिध्य। कुल मिलाकर अगर कहें, आध्यात्म से लेकर ज्ञान तक का एक समागम अपने आप में रखते हैं डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे सीधा पहला सवाल, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखने से पहले तक की यात्रा कैसी रही आपकी? देखिए, जो नाम के आगे जो आपने बोले डॉक्टर एंड जगन्नाथ, जगत का नाथ मतलब द एंटायर वर्ल्ड के हम नाथ हों। हमारा जन्म रथ यात्रा जगन्नाथ जी का समय पर हुआ था, जिसके कारण हमारा नाम जगन्नाथ रखा गया। इसके साथ साथ आपने जो डॉक्टर का यात्रा का बात कर रहे हैं, इसके संबंध में हम बोलना चाहता हूँ आपको। जन्म से सब डॉक्टर है। आप देखिए, पशु, आदमी, पहले ज़माने में जब था, अभी भी पशु लोग छोटे बच्चे से जानते कौन सा दवा खाना है। उनको सब पता है जड़ी बूटी क्या होता है। हम लोग भी जड़ी बूटी खाते थे। तो आज के समय में जो एलोपैथिक सिस्टम हो गया और बहुत सारे दवाई का जो आविष्कार हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, आदमी उसी में फंसे रहते हैं कोई चीज़ को दबाने के लिए। डॉक्टर का अर्थ होता है ज्ञान। आप अपने ज्ञान को कितना तहत रिसर्च करते हैं, रिसर्च योरसेल्फ। जीवन में आप अपने को कैसे रिसर्च करते हैं, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। खाली डॉक्टर लगा देने से आप डॉक्टर नहीं बन गए। डॉक्टर आपका अंदर में होना चाहिए। डॉक्टरी बोलते हैं ना, आपके अंदर में डॉक्ट्रिन होना चाहिए। तो हमारा जो जीवन यात्रा बना एक अच्छा संस्कारी फैमिली से। हमारा पिताजी मम्मी जो थे वो पहले से ही भगवत प्रेमी थे, सत्य साई बाबा के बड़े भक्त थे शुरू से। हम लोग जब जन्म हुए, हम लोग सत्य साई बाबा को भी जानने लग गए। हमारे गुरुजी कहे थे, एक बात हमको याद आ रहा है, हाउ टू डिजाइन ए चाइल्ड बिफोर कंसेप्शन। अगर माता पिता दोनों धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति में है और उनके विचार भी धार्मिक है, तो बच्चा भी ऐसे ही पैदा होगा। अब देखिए, सबका घर में ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं होते हैं। किसी का बच्चा दुष्ट होता है। हम लोग बोलते मनुष्य असुर, तो असुर भी है हमारा समाज में, मनुष्य भी है। बट मनुष्य वही बन पाता है जिसके घर में धार्मिक प्रवृत्ति के माता पिता होते हैं। वो सबसे बड़ा आदमी को आगे तक लेने के लिए, आगे रास्ता दिखाने के लिए वही ज़रूरत होता है। इसके बाद में जो धार्मिक प्रवृत्ति से आदमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठते हैं, तो उसका ज्ञान भी ऐसे ही बनता है कि आगे हमको क्या करना है, कैसे रहना है, समाज में क्या दिखाना है, समाज का साथ कैसे जुड़ना है। जैसे वसुदैवम कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज अवर फैमिली। साथ में सबको कैसे रिस्पेक्ट देना है, ये आज के दिन में ज़रूरत हो गया। अगर आप आज हमारा युवा पीढ़ी को अगर देखेंगे, आप देखिए, कोई बच्चा आपको नमस्कार करने के लिए भी संकोच कर रहे हैं, प्रणाम भी करते नहीं। हम लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, जब गुरु को देखते थे साष्टांग प्रणाम करते थे। अभी गुरु कौन है, बच्चा कौन है, कोई मानते नहीं। गुरु तो ऐसे ही रह गया, गुरु बिकम गुरु, इसको बाहर के भगाओ। ये एक बड़ा शब्द है कि गुरु बिकम गुरु। गुरु गांव के लोग जो समझते हैं उनको पता होगा कि
पशुधन के लिए यूज किया जाता है। तो आप तो ICFI जैसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बड़ी शाखाएं देश दुनिया को अलग तरीके से ज्ञान दे रही है अकाउंटिंग की और फाइनेंस की, जिसकी सबको ज़रूरत होती है। तो वहाँ कैसा लगता है, क्योंकि वाइस चांसलर अपने आप में एक बड़ी पदवी की है जहाँ आप सब कुछ संचालित करते हैं, शिक्षा का, चाहे वो पूरा मॉडल हो या फिर उनका ऑपरेशनल काम हो या फिर आपके अध्यापकों से लेकर के छोटे से छोटे कर्मचारी तक की पूरी अलाइनमेंट हो। तो कैसा लगता है आपके लिए जब आप अध्यात्म और धर्म की दुनिया के साथ साथ जब इस तरीके का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, हमारा पढ़ाई हुआ सत्य साई बाबा का स्कूल में, पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा। पढ़ाई के बाद हमारा जो कर्म रहा, कर्मस्थल, वो महर्षि महेश योगी जी के साथ शुरुआत हुआ 1991 में। उसी समय वही जो संस्कारी में रह के, धार्मिक रह के हमने कार्यरत किया। हमने मेडिटेशन सब कुछ सिखा रहा था, हमने यज्ञ अनुष्ठान भी करता था। ये एक सकारात्मक विचार हमारा बॉडी माइंड में आ गया, ये हमें इसी तहत चलना है। केवल ICFI में हम आज वाइस चांसलर नहीं हैं, पहले 3 दफ़ा हमने वाइस चांसलर रह चुका है। पूरे भारत में एक सीनियर मोस्ट वाइस चांसलर के रूप में आज कार्यरत हूँ। ऑलमोस्ट 4 टेन्योर हमारा हो गया। उसके साथ साथ बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत काम किया है। जैसे मणिपाल में हमने वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन डेवलपमेंट था, रजिस्ट्रार था, डायरेक्टर था। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रहा, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी में हम डायरेक्टर रहा। तो ऐसे सारे जो अनुभव एजुकेशन लाइन पर, उसी को लेते हुए आज हम वाइस चांसलर के रूप में ICFI यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और हमारा जो विचार है जी, कितना अच्छा एथिकल ज्ञान देना। आजकल तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुल जा रहा है, अगर आप देखेंगे क्वालिटी का मापदंड ये सब पैसा में होता है। क्वालिटी आज एजुकेशन में नहीं है। बच्चे जो आते हैं वो भी एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, वो कॉलेज आते हैं केवल कैसे एक अच्छा हमको ब्रांड मिल जाए और घूमे, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं रखते हैं। बट ICFI यूनिवर्सिटी में आज तक जितना भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन एथिकल स्टैंडर्ड्स। बच्चे को सिखाते हैं केस स्टडी मेथड क्या होता है। कोई सब्जेक्ट में अगर तुमको पढ़ना है, केवल सब्जेक्ट का ऊपर मत जाओ, एक केस को पकड़ो, उसको रिसर्च करो, ताकि तुम्हारा ज्ञान बढ़े। आज भी जो एम्प्लॉयर का जो फीडबैक आता है हमारा पास, वो बोलते हैं अगर ICFI से बच्चे आए, हम लोग को कोई ट्रेनिंग देने का आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते पढ़ाई। अभी जैसे मोदी जी का ये चलता है, जैसे स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन का मतलब क्या है? प्रैक्टिस एलोंग विथ थ्योरी। बट पहले जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था ब्रिटिश राज का, वो टोटली फेल्ड है। बच्चे उसी में बुकिश नॉलेज हो जाते, बाय हार्ट करके जाते और कॉपी करते, और उसके ज्ञान जब इंडस्ट्री में हम जाते थे, इंडस्ट्री वाज डाउटफुल कि तुमने क्या पढ़ाई किया। हमको बकायदा रिटन टेस्ट लेते थे, इंटरव्यू करते थे, ये सब एक सिस्टम था। बट अभी जो सिस्टम आता है, रेडी टू जॉब और रेडी फॉर जॉब। अगर आप जॉब के लिए रेडी नहीं, क्यों आपको पैसा देगा कोई इंडस्ट्री? तो उसी तहत हम लोग बच्चे लोग को ट्रेन कराते हैं। जैसे हमारा अभी कुछ बच्चे दिल्ली में आके अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम ये लोग को बराबर सुपरवाइज कर रहा हूँ, कैसे कर रहे, सही में जा रहे कि नहीं, केस स्टडी पढ़ते कि नहीं, ये सब देख रहा हूँ। उनके डायरी में डेली मार्किंग कर रहा हूँ। ये होता है पढ़ाई। और पढ़ाई ये नहीं जी आप बच्चे को छोड़ दो, फ्रीडम। एक बड़ा शब्द आपने बोला कि अब लोग ब्रांड टैग करने के लिए कर रहे हैं, और फिर पढ़ाई के दौरान आपने
ब्रिटिश सिस्टम की बात की, तो ये माना जाता है कि इंडिया का तो पतन उसी दिन शुरू हो गया जब से हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को यानी गुरुकुल को छोड़ा। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े रहे जो माना जाता है कि योग को दुनिया को साक्षात कराने वाले उसमें शुमार रहे महर्षि। तो क्या लगता है कि एक फाई में डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक के नेतृत्व में गुरुकुल वाली पद्धति को नए तरीके से पेश किया जा रहा है? देखिए, महर्षि जी कहते थे यू शुड बी ए लीडर ऑफ ऑल प्रोफेशन, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ मैनेजमेंट। आज जो बातें आता है मल्टी कल्चरल स्टडीज़ और इंटर कल्चरल स्टडीज़, इसका मतलब है सारे सब्जेक्ट को लेकर आपको पढ़ना है। केवल हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। हम सारे सब्जेक्ट को कैसे एक साथ पढ़ा के आदमी को लीडर बनाना है, ये सबसे बड़ा महत्व का बात है। बट हमारा पहले जैसे पढ़ाई होता है और अभी भी चल रहा है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब एक स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, उसी में उनका रुकावट हो जाता है। तो हमारा देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट आज है, इसी के कारण बच्चे आज इंडस्ट्री में जा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी जैसे मोदी जी का सपना है कि हमारा सारे बच्चे को कैसे एक प्रभावित किया जाए सारे सब्जेक्ट को लेके, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़, ये आज का दिन में बहुत बड़ा महत्व रखेगा बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को ज्ञान देने में, ताकि बच्चे सही रास्ता में चले, काम ठीक ठाक करे। एक बड़ी बात, चूँकि आपका जो पद है देश दुनिया के बहुत सी शाखाओं को मैनेज करने का है, 4 बार वाइस चांसलर, चौथी बार अभी आप लगातार कर रहे हैं, मतलब एक जिम्मेदारी को आप बखूबी तरीके से देख रहे हैं। तो अगर आपके आध्यात्म धर्म के अपने अनुभव और प्रभु जगन्नाथ की ज़मीन पर आप जब जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आपका जन्म हुआ है, तो माना जाता है कुछ समय तो जग के नाथ खुद बाहर होते हैं सबके लिए। इन सब का प्रयोग आज की देश की राजनीति को एक अलाइनमेंट में करने की बात की जाए तो कितना बराबर मानते हैं आप कि आप उसमें अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो वही लोग करते हैं जो एजुकेशन से फेल हो जाते हैं। बोलते हैं हु इज लर्नड एंड हु मेक्स द लॉ। अनपढ़ लॉ बनाते हैं, लर्नड इसको आर्ग्यू करते हैं। तो आज का दिन में जो पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स नहीं कहा जाता है। इसको आप एक भिन्न रूप में देखिए। जो भी पॉलिटिशियंस होंगे वो अपना कमाई के लिए सोचता है, देश का कमाई के लिए सोचता नहीं। देश में कितना जीडीपी बढ़ेगा, देश का कैसे प्रगति होगा, ये उनके मन में नहीं है। ये केवल सोचते हैं हम अपना कितना कमा लिए। आज किसी भी पॉलिटिशियन के पास जाइए, वो आपको उसी नज़र में देखते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई पॉलिटिशियंस आपसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं। मतलब कुल मिला के तंत्र पैसा ही है। तंत्र पैसा है। और हम एक विचार भी पहले दिया था, जब हम मंदिर में जाते हैं तो पैसा चढ़ाते हैं, फिर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं और भी पैसा दूंगा और भी सोना दूंगा, तुम मेरा काम कर लो। तो पॉलिटिक्स इज बिकम ए टेम्पल। तो आप उधर में दान दो और काम करो। ये बड़ी हम लोग जो सुनते हैं करप्शन हटाना है, जब हमारा रूट में करप्शन है, शुरू से हमको सिखाया गया मंदिर में दान दो, तो आप करप्शन हटा सकते क्या? चाहे जितना है। आज के दिन में भगवान हमारा वही होता है जो हमारा लीडर है। राजा को भगवान मानते थे, ये बड़ी बात है। राम जी को हम भगवान मानते थे, वो राजा भी थे। कृष्ण जी भी राजा थे, भगवान मानते थे। तो सारे राजा हमारा भगवान थे। तो आज के दिन में राजा हमारा वही मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उनको हम भगवान मानते हैं। तो एज ए शिक्षाविद आपको क्या लगता है कि देश की
राजनीतिक सोच कैसी होनी चाहिए कि भारत फिर से शिक्षा में विश्व गुरु बने। अभी स्किल है हमारे पास, लेकिन वो पलायन कर रही है, जी क्योंकि हम उसको रिटेन करने की, हम अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, हमारी औकात से बाहर है उन प्रतिभाओं को रखना। तो वो औकात जो शब्द है उसको सरकारें किस तरीके से लें, क्योंकि आपका अनुभव एक वर्सेटाइल है, जी जी। आप दोनों पक्ष को देख रहे हैं और आपने एक दौर जिया है जिस दौर में माना जाता था कि भारत का योग दुनिया के लिए रास्ता खोल रहा था महर्षि के रूप में। तो उस समय की धमक, आपका शैक्षिक अनुभव और आज की राजनीतिक व्यवस्था, क्या होना चाहिए ऐसा कि आज का युवा बिल्कुल अलाइनमेंट होकर के भारत में रह करके भारत को भारत बना सके? देखिए, भारत जाता है विश्व गुरु बने। ये विश्व गुरु का प्रथा आज के दिन में नहीं है, पहले ज़माने से, वैदिक एज से विश्व गुरु का बात आ रहा है। बट आप देखेंगे हम लोग विश्व गुरु कहते हैं, बट हमारा सारे बच्चे लोग आज बाहर देश में चले गए हुए हैं। अभी एक हम लोग स्टैटिस्टिक्स ले रहे थे उड़ीसा का, 30 लाख बच्चे हैदराबाद में चले गए, 40 लाख बच्चे चले गए बेंगलोर में। ऐसे सारे बच्चे का पलायन हो रहा है बाहर, अपने राज्य में भी नहीं रह रहे। 4.5 करोड़ में से लगभग 70 लाख बाहर 70 लाख बाहर चले गए। तो 70 लाख अगर बच्चे बाहर चले गए अपने राज्य से, तो आप सोचिए क्या होगा। तो बाद में आप देखेंगे आदिवासी, हरिजन यही लोग शासन करेंगे। हम लोग का पलायन हो रहा है। हम भी 30 साल से बाहर ही रहता हूँ। ये जो शब्द है पलायन, और मैं इस शब्द पे कभी कभी शंका करता हूँ कि ये पलायन है क्यों। ये तो मतलब एक तरीके से तड़ीपार होना है, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं तो हम कहीं तो जाएंगे, शरण सब लेंगे। चीज़ महत्व रखता है। पलायन इसलिए हो रहा है जो हमारे इधर में व्यवस्था नहीं है। हमारे इधर में इंडस्ट्रीज जो आते हैं उसको रेगुलेटरी करते हैं हम लोग, रेगुलेशंस, इंस्पेक्ट राज। तो आदमी जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, उनके साथ में आप नज़रिया रखेंगे, सर्विलेंस में रखेंगे, कोई इंडस्ट्री आपके पास नहीं आएगा, चाहे बाहर से हो, भारत से हो, किसी राज्य में नहीं जा रहे। तो जब तक ये व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा नहीं। अभी हर एक राज्य इन्वेस्टमेंट एग्जीबिशन कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है। सब MOU साइन हो रहा है, बाद में दिखाया जाता है जीरो इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा शब्द है, क्योंकि माना जाता है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि भारत जो है कागज़ पर विश्व गुरु बनता है, ज़मीन पर तो सबको दिख रहा है। जब आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, चूँकि आप उड़ीसा से जुड़े हैं और उड़ीसा का आपको सपना आपका अलग होगा, तो आज जब वहाँ मोमो सरकार है, मतलब डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, मैंने एक नया नाम दिया है, मोहन माझी, मोमो सरकार, मोदी जी और जी। मोहन जी, तो मैंने नाम उसका मोमो कर दिया है। डबल इंजन सरकार आप बोल सकते हैं, जैसा और लोग यूज करते हैं। तो अब क्या लगता है कि उड़ीसा को लेकर अगले 5 साल की ऐसी कौन सी नीति पर फोकस करे सरकार जिससे उड़ीसा अपने कलिंगा गौरव को वापस ला सके? मेन चीज़ है डेवलपमेंट, साथ साथ इंसेंटिव्स और साथ साथ इंस्पेक्ट राज को हटाना है। तो आप देखिए उड़ीसा राज्य एक सोना का राज्य बन सकता है। उड़ीसा इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, बहुत कुछ हो सकता है और बहुत इन्वेस्टर्स का उड़ीसा में नज़र है। इसको अगर ये लोग सही ढंग से चला सकते हैं तो आज उड़ीसा एक विश्व में एक नाम रख सकता है। ऐसे भी हमारा जो पिछले सरकार था नवीन पटनायक जी का, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया था। ये एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल का सरकार था। बट अभी का सरकार में अभी आदमी लोग का अंदर में एक सस्पेंस आ रहा है कि सरकार आगे क्या करेगा, क्योंकि सब देखते हैं लीडर कौन है। जैसे भारत में लीडर मोदी जी है, तो मोदी जी का तहत पर बीजेपी वोट नहीं लिया, इट वॉज मोदीज वेव। और हर एक बार इसको कहा गया
अब की बार मोदी सरकार, नॉट बीजेपी सरकार, इट इज मोदी। इस बार बदल गया, अब मोदी सरकार की मोदी। बजाय एनडीए सरकार बोल दिया लोगों ने। और जहाँ बात होता है मोदी मोदी, कोई बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलते हैं। तो मोदी जी लीडर, ऐसे लीडर को चुनना चाहिए जी लीडर कौन है। अगर लीडर सही नहीं है तो बस आप समझ लीजिए सरकार कैसे रहेगा। तो आपसे बात करते वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का पत्रकार जो है कुलाचे मार रहा है बोलने के लिए। तो पत्रकारिता का अनुभव कैसा रहा था आपका? देखिए, हम शुरुआत पत्रकारिता में शुरू किया था राउरकेला, एक छोटा शहर से। उसके बाद हम डेक्कन क्रॉनिकल का सब एडिटर डेस्क में था, पैट्रियट में था, पायनियर में था, टेलीग्राफ में था। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम अपना कलम लिखता था। तो एक अनुभव ऐसे मिला जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा अंदर में वो बहुत बढ़त हुआ, और एक क्रिएटिविटी में हम इसको बहुत अच्छा से आगे बढ़ा पाए। अभी हमारा लैंग्वेज स्किल्स में कोई दूसरा कंपटीटर नहीं है। अगर हम कोई चिट्ठी लिख देते हैं, एवरीबडी अप्रिशिएट, क्योंकि वो पत्रकारिता का जो क्रिएटिविटी है वो इसमें जोड़ गया है, 5 Ws। तो पसंदीदा क्या है आपके लिए सबसे, अगर चॉइस बोला जाए कि पत्रकारिता पसंदीदा है, अध्यात्म है, धर्म है, या फिर पत्रकारिता होता है 4th पिलर। और हर एक चीज में आप धर्म को भी साथ में रखिए, ताकि आपका नज़र में एक धर्म के साथ आप सब कुछ करिए। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, कोई भी एमपी, कोई भी मिनिस्टर सब शपथ लेते हो धर्म को लेके। कोर्ट में जब जाते हैं तो धर्म को लेके बात होता है। तो धर्म के साथ सब कुछ है, धर्म है तो कर्म है। तो ये अगर 2 चीज़ जोड़ गए आपके अंदर में तो आप सक्सेस। आज अगर हम सक्सेस हुआ है इसी पद में, और आज मुझे सब मानते हैं एक गुरुजी और योगाचार्य जो भी रूप में, ये केवल हमारा जो पत्रकारिता के समय से आज तक का जो जर्नी हुआ है यही सक्सेस दिखा रहा है। पत्रकारों के लिए भी आप एक अलग तरीके की मिसाल बनेंगे, क्योंकि जो लोग जानेंगे अब उनको लगेगा कि एक पत्रकार का ऐसे भी नज़रिया हो सकता है बढ़ने का। तो क्या ऐसी बातें हैं जो लोग ध्यान रखें कि डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक ऐसे तो नहीं यात्रा पूरी कर पाए? क्या क्या ध्यान दिया आपने अपने जीवन में जिसको आपको लगे कि इसके बिना ये नहीं बन सकते थे हम? पहला चीज़ हम बोलते थे आई एम नॉट पेशेंट फॉर मनी। अभी जो आदमी का सोच में आ गया मेरा पैकेज कितना होगा, उसी से आदमी का गिरावट है। आई एम नॉट पेशेंट फॉर मनी, इसका मतलब है आप पैसा के लिए सोचते नहीं, बट आप सोचते हैं हम इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अपनापन, अगर आप अपनापन में आ गया जो मुझे संस्था मेरा ही है, चाहे आप किसी संस्था में काम करिए, मैं इसको आगे बढ़ाना है, तो रिजल्ट्स आएगा, आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। जब हमारा पहला इंटरव्यू महर्षि में हुआ था आज PRO, हमको पूछा गया आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं बोला मैं इधर सैलरी के लिए नहीं आया, मुझे 2 खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए और रहने के लिए कमरा चाहिए, इतना मेरा डिमांड है। एंड हमारा साथ में जितना भी बच्चे आए थे पूरा ऑल इंडिया से इंटरव्यू देने के लिए, इवन पत्रकारिता बहुत आए थे, क्योंकि PRO का जॉब था, नेशनल PRO। तो लास्ट को मुझे सिलेक्ट किया गया और सबसे ज़्यादा सैलरी में उस समय, मतलब बिना मांगे कहते हैं बिना कि सब मांगे कुछ पैसा मिलता मिला। है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है। तो आज तो लोग सड़क पर मांगने के लिए खड़े होते हैं, कुछ नहीं मिलता। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, जवान अपनी अपनी चिल्ला रहे हैं। जैसे आप तिरुपति में जाइए, कोई पंडित आपको नहीं मांगते, वो जो स्टाइल से आपसे मिलते हैं, पूजा कराते, आपके श्रद्धा होता देने में। तो श्रद्धा तभी होता है जब दूसरा आदमी आपको समझ लिए जी काम करने लड़का है। और उस समय हम 18-18 घंटा काम कर रहे थे अपना सोच के, और सब में बढ़त किया। आज तक जहाँ जहाँ हम काम किए कोई हमारा काम को भूला नहीं है। तो नाम में चूंकि आपके याद रखते होते हैं कि नाम की अपनी, और अभी तक हमारा सबका साथ अच्छा संपर्क है।
और पैसा भी वो लोग ऐसे ही भेज देते मेरे अकाउंट में, जी तुम खर्चा करना है। तो जब खर्च करते हैं तो कैसा लगता है? खर्च करते वक्त कुछ सोचते हैं क्या? हम जब खर्च करते हैं हम सबके साथ खर्च कराते हैं, और जो भी पैसा हमारा गिफ्ट आता है हम तुरंत बांट लेते हैं दूसरे को, मैं पॉकेट में नहीं रखता हूँ, तो तुरंत बांट ये आपके अंदर का मुझे लगता है कभी कभी योग गुरु काम करता है, जो बांटने की अपनी एक तो होती है। हम फिर बोला देखो ये पैसा मेरे लिए नहीं है, शायद आज किसी को देने के लिए वो कोई दे रहा है। अगर आपको मौका मिले भारत में सरकारी व्यवस्था में या फिर राज्य उड़ीसा में, तो आप किस तरीके की कल्पना करते हैं कि आप कैसा इंस्ट्रूमेंट्स बनना पसंद करेंगे? देखिए एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। वी शुड हैव मैन मेकिंग इंडस्ट्रीज, नॉट मनी मेकिंग इंडस्ट्री। तो मैन मेकिंग इंडस्ट्री में आपके गुणवत्ता, आपका गुण क्या है, कैसे आप जनता के साथ जोड़ते हैं। एक चीज़ से मंत्री का मतलब क्या है, अब जनता का प्रतिनिधि है, अगर जनता का रास्ता बंद है तो मंत्री होकर क्या फायदा है। अब जनता का ग्रीवेंस को अगर आप सही नहीं कराते हैं और नहीं देखभाल करते हैं तो आपका मंत्री रहना भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी बात है। बच्चों को क्या संदेश देंगे कि आप देखिए बच्चे अपने संस्कार को समझे। कोरोना टाइम से बच्चे अभी घर में आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे भी अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं। पहले जैसे था बच्चे लोग का भी पलायन था माता पिता का प्रेशर से। आफ्टर 12th इनका मन में था हमको बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। वो धीरे धीरे अभी चेंज हो रहा है एटीट्यूड में। और बच्चे संस्कारी होना चाहिए, धर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अभी जैसे परसों हम एक सन्यासी जी से बात कर रहा था, वैदिक पाठ को कैसे, पाठ्यक्रम को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि बच्चे कुछ जाने अपनी स्पिरिचुअलिटी में। हमारा समय में मोरल स्टडीज़ होता था, उसका बकायदा मार्क्स होता था। अभी मोरल स्टडीज़ बंद हो गया, सारे इंग्लिश मीडियम हो गया, नैतिक शिक्षा तो गायब ही हो गया, पूरी शिक्षा गायब हो गया। बच्चे अपना रीजनल मीडियम से बाहर चले गए। अभी फिर से वो पुनरावृत्ति हुआ है NEP 2020 में, जो आप रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कराओ। कई यूनिवर्सिटी में हिंदी में पढ़ाई स्टार्ट हो गया, अपने नेपाली में पढ़ाई स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है भी पुनरावृत्ति वैदिक एज का, इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। और बच्चे के अंदर में जो धार्मिक प्रवृत्ति भी आएगा, ये बहुत ज़रूरत है। अगर आपके अंदर में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपके अंदर में जो ईगो आ रहा है, वो सारे अगर डाउन हो जाएगा, देन एक बच्चा अच्छा बच्चा जैसे कहीं पर भी काम कर सकता है और संस्था को भी आगे बढ़ा सकता है। ये बड़ी बात है कि पैकेज्ड व्यक्तित्व की बजाय मालिक वाले व्यक्तित्व का निर्माण करना डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक जैसे सोच वाले, धनी सोच वाले मालिक की अपनी देन हो सकती है। शिक्षा, धर्म, आध्यात्म, इन सब के साथ हमें लगता है कि डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक ने अपने अनुशासित जीवन के साथ साथ जो सौम्य व्यवहार रखा है, यही इनकी पूंजी है। देश दुनिया की आने वाली पीढ़ियां अगर इसको समझने का प्रयास करेंगी तो शायद गुरुकुल की धमक और गोकुल की चमक सब कुछ बाहर आएगा। और गुरु गुरु होता है, उसका सम्मान करना अगर पीढ़ियां समझेंगी तो शायद यह पता चलेगा कि पैसे से शिक्षा का मोल और पैसे से गुरु का मान न कभी पहले खरीदा गया था, न आज खरीदा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में अंगूठा जरूर मांगा होगा। उस समय था, समय अपने गुरु और शिक्षा के प्रति या गुरु अपने शिष्य के प्रति जो लगाव रखता था उसको दर्शाने का। यही साफगोई अगर आज वापस आए तो शायद जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलती नजर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।